नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पंजशीर में मौजूद अमरुल्लाह सालेह का बड़ा बयान। यूएस के पैसों से तालिबान की मदद करता रहा पाकिस्तान, बाइडेन ने लिया गलत फैसला। सीडीएस जनरल रावत ने कहा, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसके बारे में पहले से जानता था भारत, बस तालिबान की टाइमिंग में है फर्क। पंजाब कांग्रेस में उठापटक के बीच हरीश रावत बोले, कैप्टन की अगुवाई में ही लड़ेंगे 2022 का विधानसभा चुनाव। बंगाल विधानसभा चुनाव बाद हिंसा के मामले में एक्शन में आई सीबीआई, जांच के लिए बनाया स्पेशल 109। और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को हाईकोर्ट से राहत, बोले उद्धव ठाकरे ने दिया था योगी पर विवादित बयान। रुक करते हैं पहली खबर का। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि उन्हें अपने देश के सैन्य बलों पर गर्व है और सरकार ने तालिबान विरोधी आंदोलन को चलाने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने पाकिस्तान पर अमेरिकी पैसों से तालिबान की मदद करने का आरोप भी लगाया। सालेह इस समय पंजशीर प्रांत में है, जहां तालिबान अब तक कब्जा नहीं कर सका है और इस संगठन का प्रमुख टारगेट भी अब यही प्रांत है। सालेह से पूछा गया कि काबुल पर तालिबान के कब्जे के लिए वो किसे जिम्मेदार मानते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि तालिबान पर किसी तरह का दबाव नहीं है, उसने अपने सपोर्ट बेस के तौर पर पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा, अमेरिका पाकिस्तान को पैसे भेजता था, जिसका इस्तेमाल वो तालिबान का समर्थन करने में करता था। जितनी ज्यादा मदद अमेरिका पहुंचाता था, पाकिस्तान उतनी ही ज्यादा तालिबान की सेवा करता था। बता दें, इससे पहले भी पाकिस्तान पर तालिबान की मदद के आरोप लगातार लगते रहे हैं। डॉक्टर साहब, सालेह द्वारा अमेरिका पर लगाए गए आरोपों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सालेह साहब की तरफ से जो बयान दिया गया है इंटरव्यू के जरिए, वो एक बात तो बिल्कुल साफ है उसमें कि जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की जितनी भी क्रियाकलापें हुई हैं, जिस तरह से वो मजबूत हुआ, चाहे वो हथियार को लेकर के हो, चाहे रिसोर्सेज को लेकर के हो, लोगों की ट्रेनिंग को लेकर के हो, साथ ही साथ तालिबान की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर के हो, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। और दुनिया को आज कल इस बात को मानना पड़ेगा कि तालिबान ने पाकिस्तान को अपने एक बेस, एक इसको कह सकते हैं कि रिसोर्स पर्सन की तरह उसे इस्तेमाल किया है और उसके बाद अफगानिस्तान के ऊपर पूरी तरीके से वो काबिज हुआ है। लेकिन अभी संघर्ष वो चल रहा है। पाकिस्तान कई सारी मुसीबतों में घिर भी रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से पूरी दुनिया में तालिबान को लेकर के एक नई तरह की सोच पैदा हो रही है कि ये अफगानिस्तान में कब्जा अगर हो जाता है इसका पूरी तरीके से, तो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बन सकता है। तो एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो रही है। तालिबान एक तरफ से नदन अलायंस से वो लड़ नहीं पा रहा। पिछले 4-5 दिनों से वो पंजशीर की घाटी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। 3 से 3,500 के आसपास तालिबानी जो आतंकी हैं, वो खामखा उनकी मौत हो गई है, क्योंकि वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। और दूसरी तरफ दोस्तम मसूद और अमरुल्लाह सालेह की जो सेना में वो लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अमरुल्लाह सालेह ने छोड़ा है वो ये कि वो एक तरफ तो पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अमेरिका की नीति के ऊपर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि अमेरिका की गलत नीति की वजह से अफगानिस्तान के लोग आज इस मुसीबत में फंस गए हैं। और उससे भी बड़ा सवाल जो आगे आने वाले दिनों में जो उठेगा वो ये कि आप सैनिकों को वापस लेकर के जा रहे हो, तो कम से कम अपने हथियार को तो लेकर चले गए होते। आज तालिबान के पास वो तमाम सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो अमेरिकन आर्मी इस्तेमाल कर रही थी, वो तालिबान के हाथ पहुंच गया है। तो उसका इस्तेमाल कहाँ होगा? अफगानिस्तान में होगा, पाकिस्तान में होगा, या फिर कश्मीर में होगा? ये आगे आने वाले दिनों में इन सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन जो कुछ हो रहा है, इसमें एक बात तो तय है कि अमेरिका की साख पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गई है।
जी, तो जो बाइडेन चाहे कुछ भी कहे, अमरुल्लाह साले समेत ये हर किसी आम जन को भी पता है कि अमेरिका ने जो भी किया है वो सरासर गलत किया है। रुक करते हैं दूसरी खबर का। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है उसके बारे में भारत पहले से ही जानता था। जनरल रावत ने कहा कि अफगानिस्तान को लेकर जो कुछ भी भारत ने कहा था हूबहू वही हो रहा है, लेकिन इसकी टाइमिंग में जरूर फर्क है। उनके मुताबिक भारत के संदर्भ में अगर देखें तो हम जानते थे कि अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जा कर लेगा। उन्होंने ये बयान अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के प्रमुख जॉन क्रिस्टोफर एक्विलिनो के समक्ष दिया है। इंडिया यूएस पार्टनरशिप 21वीं सदी में बोलते हुए जनरल रावत ने कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है उसकी तेजी को देखते हुए हैरानी जरूर होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने सोचा था कि इसमें 2 महीने का समय लग सकता है, लेकिन ये सब कुछ हमारी सोच से पहले ही हो गया। वर्तमान में 2 दशक के बाद तालिबान फिर से अफगानिस्तान में आ गया है। डॉक्टर साहब, सीडीएस रावत का कहना है कि तालिबान तो वही है, बस उसके सहयोगी बदल गए हैं। देखिए, तालिबान के ऊपर जो हिंदुस्तान की जो डिफेंस एजेंसियां हैं उस पर बहुत ही चौकनी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि कल एक पाकिस्तान से बयान आया। इमरान खान की पार्टी के एक लीडर ने कहा कि तालिबान का अगला निशाना जो है वो कश्मीर है। तो विपिन रावत साहब ने आज ये भी बयान दिया कि वो तालिबान से निपटने के लिए वो पूरी तैयारी उनकी हो चुकी है, और ये खतरा सिर्फ कश्मीर को नहीं है, ये खतरा पाकिस्तान को भी है, ये खतरा सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी है, ये खतरा रूस को भी है, ये खतरा चीन के ऊपर भी मंडराएगा, क्योंकि ये तो जिहादी लोग हैं और ये कब कहाँ किस ओर मुड़ जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह की फ्लूइड स्थिति बन रही है, जिस हिसाब से पाकिस्तान भी अपनी जिसको कह सकते हैं कि मनमानी नहीं कर पा रहा है, और जिस हिसाब से तालिबान की तरफ से हर दिन अलग अलग तरीके के बयान आते हैं। कभी वो कह देता है भाई हिंदुस्तान के साथ हम दोस्ती रखना चाहते हैं, कभी मालूम चलता है कि उनका कोई छोटा मोटा लीडर ये कह दे रहा है कि भाई कश्मीर को आज़ाद कराना हमारा अगला प्रायोरिटी है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसकी वजह से हिंदुस्तान के जो सीडीएस हैं उनको सामने आना पड़ा है, और उन्होंने साफ साफ 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से इस सारे डेवलपमेंट को देख रहा है और हम इसके लिए और इससे निपटने के लिए पूरी तरह से चाक चौकस जो है वो हम अपने आप को तैयार कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तालिबान की जो हुकूमत है, क्या दुनिया इसे रिकॉग्नाइज करेगी? क्या तालिबान पिछली बार की तरह कई सालों तक अफगानिस्तान के ऊपर राज करेगा? क्या तालिबान को पूरी तरीके से अफगानिस्तान में फ्री हैंड दे दिया जाए ताकि वो दुनिया भर के टेररिस्टों को वहाँ ट्रेनिंग का एक अड्डा बना ले? तो कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब आगे आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से और जिस तरह का बयान आज विपिन रावत साहब ने दिया है उससे एक बात तो क्लियर है कि हम इस सिचुएशन को देखकर और अपने हिसाब से तैयारी करने में पहले से जुट चुके हैं। जी, तो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर विपिन रावत, दोनों ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान को किसी भी कीमत पर तालिबान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। रुक करते हैं तीसरी खबर का। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत के बीच प्रदेश प्रभारी हरीश रावत का बड़ा बयान आया है। हरीश रावत ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह ही पार्टी का चेहरा होंगे, यानी कांग्रेस कैप्टन के नेतृत्व में ही एक बार फिर से पंजाब में सत्ता बचाने के लिए मैदान में उतरेगी। हरीश रावत ने कहा, हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में 2022 का पंजाब चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कहा कि हमने पंजाब कांग्रेस की कमान उनको दी है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमने सारी कांग्रेस उनको सौंप दी हो। हमारी कांग्रेस में बड़े बड़े नेता हैं। हरीश रावत ने पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ दिक्कतें रही होंगी जिसके चलते कुछ विधायकों को कहना पड़ा कि हम पार्टी हाईकमान के पास जाएंगे। हमने उनका बातों का संज्ञान लिया है। डॉक्टर साहब, हरीश रावत के इन बयानों के क्या संकेत है? संकेत क्या है? ये तो बिल्कुल साफ है कि इनसे अभी तक जो है मसला सुलझा नहीं है। हरीश रावत की अपनी अलग चिंता है जी। वो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब उत्तराखंड में उन्हें चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित किया जाए, और वहाँ ये पछड़ में फंसे हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू में बार बार कह रहा हूँ वो भस्मासुर है। वो जहाँ रहेगा, जिस पार्टी में रहेगा, वहाँ वो कोहराम मचाएगा ही। अब कल तक मालूम चला था भाई 30 एमएलए को उसने इकट्ठा कर लिया है कि भाई चीफ मिनिस्टर को हटा दो। अब आज हरीश रावत ये बयान दे रहे हैं, कल कुछ और हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि जहाँ से
फाइनल वर्ड्स आने चाहिए, कांग्रेस पार्टी में वहीं से बिल्कुल सन्नाटा है। इस सवाल का जवाब सिद्धू जो कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, आज कैप्टन साहब की पत्नी सामने आ गई, उन्होंने कहा कि भाई ये सिद्धू की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को चुनाव से पहले पूर्ण विराम लगाने के लिए तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि सोनिया गांधी एक स्टेटमेंट दे दें। जो हरीश रावत कह रहे हैं वो सोनिया गांधी एक बार कह देंगी, मसला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि गांधी परिवार जानबूझकर इस मसले को खत्म नहीं करना चाहता, इसलिए ये लगातार चल रहा है। और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, आज देखिए बघेल साहब को छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी आज कहना पड़ गया, क्योंकि वहाँ पे भी वही लफड़ा चल रहा है, वही झगड़ा चल रहा है। तो उनको आज आके कहना पड़ा कि भाई हम तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के आशीर्वाद से, उनके आदेश पे हम चीफ मिनिस्टर हैं, किसी अरे गहरे नथु घेरे लीडर के कहने के ऊपर हमको इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। मतलब ये कि जो स्थिति पंजाब की है, पंजाब कांग्रेस की है, वही स्थिति छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भी बन रही है। तो ये आला कमान को, कांग्रेस पार्टी के, गांधी परिवार के लोगों को ये तय करना होगा कि वो कब तक चुप रहेंगे। उनको सामने आकर के एक कठोर और डिसाइसिव फैसला जो है उनको देना होगा। और ये चाहे वो बघेल साहब के लिए हो, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर के लिए हो, उनके पक्ष में इस तरह के बयान उनको देना चाहिए। जी, तो कांग्रेस ने जब अपनी पार्टी में भस्मासुरों को शामिल कर ही लिया है तो उन्हें हमेशा कोहराम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बात करते हैं चौथी खबर की। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। चुनाव के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में सीबीआई के कुल 64 जांच अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। अब टीम के सदस्यों की संख्या बढ़कर 109 हो गई है। बता दें कि सीबीआई ने चुनाव बाद हिंसा मामले की जांच का जिम्मा कोयला और पशु तस्करी अधिकारी अखिलेश सिंह को सौंपा है। अखिलेश सिंह अब स्पेशल क्राइम ब्रांच की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें स्पेशल क्राइम ब्रांच का हेड बनाया गया है। वो हत्या और दुष्कर्म मामले की जांच करेंगे। टीम में कुल 84 जांच अधिकारियों में से आईओ, इंस्पेक्टर और डीएसपी रैंक के ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा 25 अधिकारी संयुक्त निदेशक, डीआईजी, एसपी रैंक के हैं। प्रत्येक जोन टीम में 21 जांच अधिकारी या आईओ होंगे। राज्य में पहले ही 4 संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी पहुंच चुके हैं। ज्यादातर डीआईजी और एसपी रैंक के हैं। डॉक्टर साहब, ये स्पेशल 109 क्या तृणमूल सरकार को 9-2-11 कर देगी? देखिए, जैसे ये घोषणा की गई कि भाई 109 लोगों की टीम बन गई है और सीबीआई और उनकी टीम वो हर इंडिविजुअल केसेस जहां मर्डर और रेप की घटना घटी है उसकी तहकीकात करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में जाएगी और पता लगाएगी। ये काम शुरू हुआ नहीं। ममता बनर्जी वो ज्योतिषाचार्य बन गई। ममता बनर्जी का आज अजीबोगरीब बयान आया है, ये चीफ मिनिस्टर को शोभा देता है। ममता बनर्जी ने कह दिया कि भाई सीबीआई की टीम आए, उसको कुछ नहीं मिलेगा। क्या मतलब कि उसको कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, कोई सबूत नहीं मिलेगा? आपने सारे सबूत मिटा दिए या आपने दबाव दे डाला है सारे विक्टिम्स के परिवार वालों को, या अगवा करा लिया है? कि क्या कारण है इसका? मतलब ये बंगाल के चीफ मिनिस्टर अपना रवैया नहीं बदल सकती। माने इस तरह का बयान, अभी जांच शुरुआत हो रही है, जांच अभी शुरू भी नहीं हुई है और तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ये कह रही कि उस जांच में कुछ हासिल नहीं होगा। ये जिस तरह का बयान आया है, इसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि एक चीफ मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर को, संविधान को, कानून को इस तरीके से हवा में नहीं उड़ा सकती। उन्होंने शपथ खाई है सारी इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। जो कार्य प्रणाली है, जिस तरह से देश चलाया जाता है, उसकी रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन ममता बनर्जी बार बार इस बात को साबित कर रही है अपने बातों से, अपने कामों से, कि वो एक गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री है। जी, तो जब अक्षय कुमार की स्पेशल 26 ने ही सबके होश फाख्ता कर दिए थे, तो ये तो फिर स्पेशल 109 है। ममता जी, जरा बचकर रहिए। रुक करते हैं आखिरी खबर का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान देने को लेकर गिरफ्तार हुए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को हाईकोर्ट ने अब 17 सितंबर तक की राहत दी है। इससे पहले जब पुलिस ने अरेस्ट के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया था तो उन्हें जमानत मिल गई थी। इस पूरे मामले को लेकर अब नारायण राणे मीडिया के सामने आए और एक बार फिर उद्धव सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी जन
आशीर्वाद यात्रा शुक्रवार से फिर शुरू होगी। नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को उनका योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिया गया बयान भी याद दिलाया और कहा कि जब उन्होंने बयान दिया था तो केस दर्ज क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अच्छेपन का फायदा उठाते हैं। डॉक्टर साहब, नारायण राणे की इस बयानबाजी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पूरा एपिसोड हुआ है वो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत ही शर्मनाक एपिसोड है। गलती हुई है। नारायण राणे को किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल की जानी चाहिए कि भाई कान के नीचे लगा देंगे तो झापड़ मार देंगे। ये शोभा नहीं देता, और तब जब आप केंद्र में मंत्री हो। इसलिए आप देखिए कितना बड़ा विवाद हो गया, लेकिन कोई भी बीजेपी के बहुत ही टॉप मोस्ट सीनियर लीडर, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अमित शाह हो, वो उस तरह का बयान नहीं आया कि जिस तरह के समर्थन का बयान, और उनकी गलती की वजह से वो अलग थलग पड़ गए। लेकिन गलती सिर्फ एक साइड से नहीं हुई है, दोनों ही साइड से गलतियां हुई हैं। उद्धव ठाकरे ने भी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी ये जो तोड़फोड़ किया वो अशोभनीय है। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर, उसको बचाने का काम, उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास है, और मुख्यमंत्री की पार्टी ही इस तरह से तोड़फोड़ करती है और मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सारे लोग एक पर्सनल ईगो को लेकर के राजनीति को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। शासन, प्रशासन, कोर्ट, ये सारे लोग इससे शर्मिंदा होते हैं कि इस तरह के केसेस में आदमी क्या करे। अब बेल मिल गया है, यात्रा शुरू हो जाएगी। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि मसला यहीं पे खत्म हो रहा हो, और आगे जब ये जन आशीर्वाद यात्रा पे निकले तो फिर इस तरह का कोई विवादित बयान न दे। और शिवसेना को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आप सरकार में हैं, आप विपक्ष में नहीं हैं, कि जिस हिसाब से आप कहीं जाकर के तोड़ फोड़, मारपीट, ये शोभा नहीं देता है उस पार्टी के लिए जो सरकार चला रही है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों और उनके एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।